एबीसी बायोलॉजी क्लास में चैप्टर 1 क्लास 12 का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जो कंप्लीट थ्योरी के रूप में देंगे। और आप लोग जो है इस थ्योरी को समझें, देखिए विस्तार पूर्वक किस तरह से इसमें कोर्स के बारे में डिटेल्स दिया गया है। तो चलते हैं चैप्टर 1 क्या है, क्लास 12 का चैप्टर 1 पढ़ते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। देखिए इसमें क्या है कि चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है हम लोग को, क्लास 12 का है, 12th क्लास का, 12th के लिए है चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोग जानेंगे। तो पहले फर्स्ट में ये जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन वर्ड, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जैसे बायो मीन्स ही क्या हो जाता है, ऑर्गेनिजम्स। बायो मीन्स क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के आधार पर ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार का पाया जाता है पृथ्वी पर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन, लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस प्रकार से ऑर्गेनिज्म जो होता है वो 2 प्रकार का पाया जाता है पृथ्वी पर, जिसमें रिप्रोडक्शन के आधार पर जो 2 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन एक हो जाता है सेक्सुअल और एक रिप्रोडक्शन हो जाता है एसेक्सुअल। तो इसमें हम लोग देखते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल्स इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन चैप्टर है, जो सिलेबस से स्टार्ट कर दे रहे हैं। लेकिन आप लोग जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बात रिमाइंड करवाना चाह रहे हैं कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल में, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें और साथ ही इसे शेयर कर दें, ताकि आप लोग शेयर करेंगे तो ये जितना से ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुंचेगा और इसके बारे में वो पढ़ाई कर सके, ताकि लोग जो है मेरे बारे में भी समझ सके, जान सके कि सर किस तरह से पढ़ा रहे हैं डिटेल्स। और मेरा एक क्लास चलता है एबीसी बायोलॉजी क्लास, बाबूगांव चौक, हजारीबाग, झारखंड में। अब साथ ही साथ ये देखेंगे कि अगर कोई भी विद्यार्थी अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ये तो हम यूट्यूब में अपलोड करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर कोई भी स्टूडेंट को लगता है कि हम ऑनलाइन घर बैठे पढ़ें, जो कंप्लीट थ्योरी सर के माध्यम से पढ़ें, तो मेरा एक ऐप चल रहा है बायोलॉजी वाला के नाम से, जो प्ले स्टोर पर आप लोग डाउनलोड करेंगे और उसमें एक मिनिमम कॉस्ट के आधार पर वो पेमेंट है, उसके बाद वहाँ से ऐप खुल जाएगा और उसके बाद आप लोग डिटेल्स उसमें थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ऑनलाइन क्लास चलेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे उसमें। अब चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आप लोग समझ गए होंगे कि रिप्रोडक्शन के आधार पर ऑर्गेनिज्म 2 होता है, एक हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जानते हैं, ये वर्ड जो आता है क्वेश्चन जैसे एग्जाम में कि व्हाट इज ए रिप्रोडक्शन या व्हाई रिप्रोडक्शन इज ए इम्पोर्टेंट या व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, आखिर रिप्रोडक्शन ही वर्ड क्यों चुना गया। तो रिप्रोडक्शन क्या था, रिप्रोडक्शन यानी बर्थ करते हैं, क्या करते हैं, बर्थ, जन्म। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर जनरेशन। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्यों जरूरी होता है, या व्हाट इज रिप्रोडक्शन या व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। तो पहले हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन केवल ह्यूमन के लिए जरूरी नहीं है या केवल एनिमल के लिए जरूरी नहीं, यानी रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर मेंटेनेंस ऑफ देयर जनरेशन, फूड चेन एंड बैलेंसिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। देखिए जिंदा रहने के लिए एक जीव दूसरे जीव को खाएगा, जब तक खाएगा नहीं तब तक वो जिंदा ही नहीं रह सकता है। तो एक प्रकार के ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो होता है वो फूड चेन के माध्यम से जो ट्रांसफर करता है एनर्जी, और वो एनर्जी जो है वो हमारे रिप्रोडक्शन के रूप में आता है। तो जिंदा रहने के लिए एक जीव दूसरे जीव को हर हाल में खाएगा, तभी तो फूड जो होता है वो फूड साइकिल के माध्यम से एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो पहला नंबर एक उद्देश्य हो जाता है कि अपने फूड चेन सर्वाइव करने के लिए होता है। दूसरा हो जाता है कि अपने जनरेशन को मेंटेनेंस करने के लिए एक नेचुरल साइकिल के रूप में आता है रिप्रोडक्शन। और तीसरा होता है बैलेंसिंग ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को बैलेंसिंग बनाने के लिए, इन्वायरमेंट सिस्टम को बैलेंस बनाने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। और किसकी रिप्रोडक्शन जरूरी है, टोटल ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्शन जरूरी है, चाहे वो सेक्सुअल हो या एसेक्सुअल होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन। देखिए एक्सेप्ट ऑफ ह्यूमन एंड मंकी, आदमी और बंदर को छोड़ करके
except of human and monkey, rest all living beings reproduce their generation according to the climatic conditions. या climatic condition के अनुसार whenever become the age of the puberty, on that time also responsive of the sex, physical या mental, according to the climatic conditions. यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसकी रिप्रोडक्शन जो होता है वो मौसम के अनुसार ही होता है। जब वो प्यूबर्टी एज में आ जाता है तो ऑटोमेटिक वो रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑटोमेटिक फिजिकल जो होता है और मेंटल अलाउ करने लगता है रिप्रोडक्शन के लिए। और ऐसा हर ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे ये सेक्सुअल हो या सेक्सुअल होता है। तो लेकिन केवल छोड़ करके ह्यूमन और मंकी को छोड़ करके। तो चलिए अब हम लोग इसमें आप लोग समझ गए होंगे कि रिप्रोडक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। फूड चाइल्ड बैलेंसिंग ऑफ द एनवायरनमेंट और अपनी पीढ़ी को मेंटेनेंस करना। और अगर हम लोग एक बेस्ट एग्जांपल, तो ह्यूमन बीइंग्स इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर कोई ऐसे कपल्स होते हैं जिसे शादी हो गया, उससे बच्चा नहीं हो रहा है, तो भी वो डॉक्टर के पास जाता है। बच्चा होता है तो भी डॉक्टर के पास जाता है। अगर दोनों में ये आ जाता है इनफर्टिलिटी कपल्स में कोई एक है, जैसे फीमेल है या मेल है, तो वैसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, फैमिली में भी क्या होता है, लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं। और अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी शादी कर लेता था डिवोर्स दे करके, या तो पार्टनर को रख करके फिर दूसरा शादी करता था। लेकिन अब वैसे सिस्टम जो है मेडिकल साइंस बहुत एडवांस लेवल का अचीवमेंट्स किया है। अब वो सारे नौबत आता ही नहीं। अगर किसी मेल का अगर खराब है, अगर फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफेक्ट है, तो ऐसी कंडीशन में मेडिकल साइंस ने उसे क्या कर दिया, बहुत सारे सरोगेट मदर है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, जो हम लोग थ्योरी में डीप पढ़ेंगे। और आने वाले चैप्टर में, जैसे अभी चैप्टर 2 हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फिर आ जाएगा स्पेशल ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर आ जाएगा क्या चैप्टर 4 में रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इस सब में डिटेल्स पढ़ते जाएंगे। फिर जेनेटिक्स आता है, तो इस तरह से हम लोग डिटेल, लेकिन अभी चैप्टर 1 में हम लोग जानते हैं और मेन इसको रिप्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। तो देखिए रिप्रोडक्शन में क्या कह रहा है, चलिए देखिए इम्पोर्टेंट ऑफ रिप्रोडक्शन या व्हाट इज रिप्रोडक्शन, इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। या क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, या व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, या रिप्रोडक्शन, देखिए यहाँ कहा जाएगा व्हाई रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। ये सारे क्वेश्चन का एक ही जवाब है, क्या है, एक ही आंसर आएगा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, या व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। तो हम लोग थ्योरी में देखते हैं यहाँ किस तरह से रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं थ्योरी। देखिए रिप्रोडक्शन, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहता है ना कि चलिए 5 दिन तक डेमो कर लेते हैं, 7 दिन तक डेमो क्लास कर लेते हैं, कहीं ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट कर रहा है। तो वैसी कंडीशन में आप ऑफर और डिस्काउंट ना करके एक बेहतर जगह से बैकग्राउंड को पता लगा करके आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन की क्लास भी ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट कंफ्यूज करता है, तो इससे अच्छा आप ऑनलाइन में ही समझें कि टीचर कितना डिटेल्स पढ़ाते हैं, किस तरीके का है, क्या है कंडीशन, और उसके बाद ही जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और आप बेहतर से समझेंगे। तो देखिए कोई भी सिस्टम को पढ़ाने वाला जो होता है अपनी भावनाओं को पढ़ता है, लिखने वाला किताब जो होता है अपनी भावनाओं को लिखता है, समझने वाला जो होता है वो अपने तरीके से समझता है। तो जब हम डीप पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, और रेगुलर जगह पर अगर हम रेगुलर कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे तो एक बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। और हम लोग ऑफलाइन की क्लास जो है लगभग 1-2 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं, लगभग 10 साल से है, अबाउट 10 ईयर्स से हम लोग पढ़ा रहे हैं। और ऑफलाइन में एक बहुत ही बेहतर रिजल्ट के साथ हम लोग एक अपना स्टेब्लिश बनाए हैं। और अब जो होता है ऑनलाइन की जब क्लास आया है, तो ऑनलाइन की क्लास में भी अब हम लोग धीरे धीरे इसकी ओर भी झुकाव कर रहे हैं, जो मॉडर्न टाइम की एजुकेशन के सिस्टम के अनुसार है। तो आप लोग इसमें केवल एक चीज़ कोऑपरेट करें कि इस मेरी वीडियो को जहाँ तक हो सके आप लोग इसे शेयर करें और शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग और बेहतर से बेहतर ऑनलाइन की फैसिलिटी के साथ साथ जो होता है बेहतर एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे। अब रह गया कि बहुत सारे लोगों में ये कहता है कि सर बीच बीच में क्लास, देखिए हमारी क्लास जो होता है वो कंप्लीट हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा होता है, फिजिकल हेल्थ होता है। जो कुछ लोग जो होता है जो इसे कहता है ना कि 12th का 11th-12th की तैयारी करें या प्री मेडिकल एंट्रेंस तैयारी करें, ना भी कर रहे हैं तो भी पढ़ेंगे तो बेनिफिट मिलेगा आपको, क्योंकि बायोलॉजी एक हेल्थ डिपार्टमेंट से, हेल्थ एजुकेशन होता है जुड़ा हुआ। प्लस होता है हम यहाँ पर
कोई लड़का और लड़की की कमेंट नहीं कर सकते, इसमें पढ़ना ही है सेक्स के बारे में, लड़का और लड़की के मैटर में। अगर हम कमेंट करते हैं, जैसे बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे टीचर है, एक एग्जांपल पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, पढ़ा रहे हैं जीके, पढ़ा रहे हैं मैथ, और कमेंट कर रहे हैं लड़का का और लड़की का, तो ये कंडीशन क्या होता है कि लड़का और लड़की का कमेंट कर रहे थे, एक इंटरटेनमेंट का साधन है जिससे स्टूडेंट को लगता है ना कि हम लोग समझ। लेकिन ये जो होता है इसमें कंप्लीट सेक्स एजुकेशन ही भरा हुआ है, तो इसमें कमेंट नहीं करना है, सिंसियर करना और उसको अवेयर कर देना है इस किसके बारे में, अपने फिजिकल और मेंटल के बारे में, कि आप यंग हो रहे हैं और फिजिकल और मेंटल जब आपका डेवलप होता है तो लोग कैसे मिसगाइड होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग टोटल पढ़ेंगे। तो इसमें तो कोई है नहीं, ये समझो तो पूरा टॉपिक एक इंटरेस्टेड है, यानी पूरा जो कहते हैं सिलेबस ही एक प्रकार का इंटरेस्टेड है। अगर आपका इसमें डीप नॉलेज और अगर इंटरेस्ट जग गया तो ऑटोमेटिक है, और अगर आप चाहेंगे कि कॉमेडी के रूप से अगर चला रहे हैं तो कॉमेडी के रूप से शिक्षा नहीं, ऑनलाइन की जगह जो होता है सक्सेस तो हो जाएगा, लेकिन एजुकेशन को सिंसियर रूप से ही पढ़ाई किया जाता है, जैसे समझने के लिए माइंड कंसंट्रेट की जरूरत होता है, ये नहीं कि ऑनलाइन में बीच बीच में एडवर्टीजमेंट की जरूरत होता है, इंटरवल की जरूरत होता है। जैसे अभी वीडियो चलाएगा तो देखता है बीच में इंटरवल आता है, कभी इसका ऐड कभी उसका ऐड, तो माइंड फ्लक्चुएट करता है पढ़ाई के लिए, इसलिए आप लोग चलिए ध्यान देते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट ऑफ रिप्रोडक्शन में देखिए कहता है क्या कि रिप्रोडक्शन इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्रीय लक्षण है लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, एक जीवन का एक आवश्यक प्रोसेस होता है, विच इज नॉट ओनली हेल्प इन सर्वाइवल, जो केवल हमें जिंदा रहने में मदद नहीं करता है, बट आल्सो हेल्प इन कंटिन्यूटी ऑफ दैट रेस एंड ग्रुप इमॉर्टलिटी। लेकिन अब हमें रिप्रोडक्शन के माध्यम से हमें वो कंटिन्यूटी मेंटेनेंस करता है और शामिल करता है ग्रुप ऑफ इमॉर्टलिटी, अमर के ग्रुप में शामिल करता है। इसमें इमॉर्टलिटी ग्रुप्स में, इमॉर्टलिटी ग्रुप्स में करता है किसके द्वारा? बाय रिप्रोडक्शन। किसके द्वारा? रिप्रोडक्शन के माध्यम से। अब कैसे करता है? तो अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई एक हस्बैंड वाइफ है, अगर कोई देखिए यहाँ सेक्सुअल में, तो अगर कोई एक हस्बैंड वाइफ के रूप में होता है मेल और एक फीमेल, अगर ये अपने बच्चे को जन्म दिया तो बच्चे को जन्म देने के बाद ये पेरेंट्स अगर वो डेथ कर गए तो डेथ करने के पीछे अपने पीछे अगर उसके क्रियाक्रम में अगर 20 आदमी इन्वॉल्व है जो उसके रिलेटिव है, ब्लड रिलेटिव, तो अपने पीछे वो कितना छोड़ के गया है? 20। तो 20 जो होता है इमॉर्टलिटी है, उसकी डीएनए ही तो ट्रांसफर किया गया है। लेकिन अगर यहाँ पर देखते हैं कि अगर कोई वैसे कपल जिससे बच्चे को जन्म ही नहीं दिया, तो क्या वो कंटिन्यूटी रेस में शामिल हुआ? नहीं हुआ। क्या वो इमॉर्टलिटी में शामिल हुआ? नहीं हो पाया, क्योंकि उसका आने वाला जनरेशन जो होता है वो क्या हो गया? जेनेटिक्स, डीएनए स्टॉप कर गया। समझे? तो ये हमें किसमें? रिप्रोडक्शन के माध्यम से ये हमें मेंटेनेंस करता है, किसको? मोर्टेलिटी में भी शामिल करता है, इमॉर्टलिटी अमरता में शामिल करता है। दस इस प्रकार से कहता है रिप्रोडक्शन आल्सो हेल्प इन इंक्रीज द पॉपुलेशन, ये हमें इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है। द स्पेसीज, जो भी स्पेसीज है, हर स्पेसीज में रिप्रोडक्शन के माध्यम से वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने में मदद करता है। रिप्रोडक्शन एक्ट ये काम करता है व्हीकल्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, क्या करवाता? व्हीकल्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, एक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन करवाता है। इवोल्यूशन मींस होता है निर्माण करना, नए निर्माण बाय ट्रांसफरिंग एडवेंटियस वेरिएशन, जिसमें ट्रांसफरिंग करता है एडवेंटियस वेरिएशन होता है, यानी कि जो लाभदायक वेरिएशन करता है किसी में, समझ में? वेरिएशन होता है किसमें? टू द ऑफस्प्रिंग, किसमें जाता है? बच्चे में। तो बच्चे में पेरेंट्स से बच्चे में जो लाभदायक होता है वो ट्रांसफर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लाभदायक कैरेक्टर्स होता है वही जाता है, नहीं, डिसएडवांटेज भी उसमें ट्रांसफर कर जाएगा। अगर किसी को जेनेटिक्स डिजीज है तो भी बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं ना, देखता आजकल शादी ब्याह होता है तो लड़का को देखता है, लड़की को देखता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसकी साइंटिफिक रीजन है। पहले ओल्ड समय में देखा जाता था, बुजुर्ग लोग देखते थे, अब तो डायरेक्ट देखता है कि लड़का और लड़की कि कौन है, कितना सुंदर है, लड़का लड़की है। अब पहले डायरेक्ट फर्स्ट जनरेशन को अब धीरे धीरे चेंज कर दिया। लेकिन अगर क्या होता है कि अगर हम लोग यही अब 10 से 15 साल पहले अगर बैक चले जाए तो लड़का लड़की को शादी के लिए देखा जाता था तो किसको? लड़की को देखता था, लड़की के माँ बाप को भी देखता था कि कहीं उसे कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं है। लड़का को पता लगाता था कि लड़का में कोई बीमारी तो नहीं है, लड़के के पिताजी माँ में कोई तो बीमारी नहीं है, क्योंकि वो जेनेटिक्स डिजीज को ट्रांसफर करता है। ऐसा नहीं, अगर कोई लड़का और लड़की अगर सुंदर है तो लड़का और लड़की को ये नहीं कह सकती बहुत हैंडसम लड़का है या बहुत ब्यूटीफुल लड़की है। तो हैंडसम और ब्यूटीफुल लड़की जो होता है
वो कहाँ से, तो उसको थैंक्स नहीं बोलना है, थैंक्स पेरेंट्स टू प्रोड्यूस अ ब्यूटीफुल एंड हैंडसम प्रोडक्ट, समझे। तो उसके पेरेंट्स को थैंक्स बोलना है, क्योंकि सिलेक्शन उसके पेरेंट्स ने अच्छा किया तो उसके बच्चे अच्छे आए, समझे। लेकिन अगर आज अच्छे है लड़का भी या लड़की, तो अब का सिलेक्शन क्या करता है, कहता है ना कि अब का मॉडर्न टाइम का सिलेक्शन डायरेक्ट क्या करता है, देखिए लड़का लोग का एक ही चीज का सिलेक्शन हो रहा है अभी मॉडर्न टाइम में, एक ही सिलेक्शन देखता है, क्या चीज का, कि दुनिया प्यार से नहीं चलता है, पैसा से चलता है। इसीलिए पैसा से चलाने के लिए कहता है कि हाँ लड़का की नौकरी है, सरकारी नौकरी है, अगर वो काला कौवा की तरह है ना तो छाट के लड़की एकदम झकास करेगा, क्योंकि जनरेशन चेंज कर रहा है। तो अगर एक लड़की को बहुत सुंदर, अगर हैंडसम लड़का एकदम बहुत एकदम जिग जैग में एकदम जिम ज्वाइन कर रहे हैं, रेपलिंग मसल्स है मेरा बना हुआ, और अगर बेटा बेरोजगार हो गया तो तुम वॉचमैन का काम करोगे और जैसे तैसे रहोगे, तुम्हारी सिलेक्शन क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड। और अगर जॉब हो जाएगा अच्छा, अच्छे खासे अगर तुम्हारे पास पेमेंट होगा, रिस्पेक्ट होगा, तो ऑटोमेटिक जिस लाइन से जुड़े हुए हो तो ऑटोमेटिक अब तुम सिलेक्शन करोगे कि हमें कैसा चाहिए। तो ये समझ में आ गया आप लोग को कि फिजिकल को उतना ही मेंटेनेंस करना है जितनी जरूरत है, ये नहीं कि जिम ज्वाइन कर रहे हैं, पढ़ने की उम्र में जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो आगे की भविष्य जाएगा। देखिए फिजिकल फिटनेस के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और वो है एक्सरसाइज जो होता है रनिंग एंड वॉकिंग, दैट इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। हेल्थ के लिए अगर आप चाहते हैं कि हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपके लिए दो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रनिंग करिए, आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए, या फिर आप रनिंग कीजिए, या तो फिर स्विमिंग कीजिए, आपके लिए बहुत ही फिजिकल है, उसमें टोटल फिजिकल एक्टिविटीज होता है। बाकी जिसमें आप लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बॉडी बिल्डर है, बॉडी बना रहा है, तो यह और अदर मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज है जो कर रहा है लोग, तो सबका अपना अपना तरीका। देखिए हम लोग अपना एक सिस्टमैटिक बता दिए कि एजुकेशन लाइन से जुड़ करके अगर जो है थोड़ा बहुत अगर फिजिकल फिटनेस को रखना या लॉन्ग टाइम के लिए फिजिकल फिटनेस है, और जिम ज्वाइन करने के बाद में आए रेगुलर बीच बीच में कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो वो बहुत सारे नुकसानजनक होता है जो प्रोफेशनली आज लोग बना दिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्या शामिल कर रहा है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ तक बताए थे इसमें एडवेंचर ऑफ स्पिरिट में 10 इस प्रकार से रिप्रोडक्शन, इस प्रकार से रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन हेल्प टू मेंटेनेंस ऑफ देयर जनरेशन, किसको मेंटेन करता है, जनरेशन, फूड चेन एंड बैलेंस शीट ऑफ द एनवायरनमेंट। ये देखिए 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रकार से रिप्रोडक्शन जो है, और रिप्रोडक्शन जो है मेंटेनेंस करता है किसको, जनरेशन को, फूड चेन को एंड बैलेंस शीट ऑफ द एनवायरनमेंट। देखा शादी ब्याह होता है, किसी का बच्चा नहीं हो रहा है तो कहते हैं हमारा खानदाने का बच्चा चाहिए। तो ये जानते हैं रिप्रोडक्शन इज ए नेचुरल प्रोसेस या नेचुरल कैरेक्टर्स भी हम लोग कह सकते हैं ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, सारे लिविंग बींग्स के लिए होता है। ऐसा नहीं कि जो पढ़ा लिखा है वही उसी को रिप्रोडक्शन करना है। देखकर कचरा चुनने वाले भी बच्चे को लेके चल रहा है, क्यों, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस होता है कि जब किसी का लाइफ स्टेज का जब फेस आ जाता है रिप्रोडक्टिव का, तो ऑटोमेटिक उसके ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है काम करने लगता है, किसके लिए, रिप्रोडक्शन। अगर हम रिप्रोडक्शन की यहाँ बात करें तो रिप्रोडक्शन एक 5 साल का लड़का और 5 साल का लड़की, अगर बॉयज है या गर्ल्स है, अगर इसका शादी कर दिया जाए तो इसका क्या बच्चा होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बॉडी में बन रहा है क्या, HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। और ये ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बन रहा है, इसे चाह करके भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसका खुद फिजिकल और मेंटल डेवलप हो रहा है। लेकिन जब यही इसका उम्र आ जाता है मेल एंड फीमेल में, अगर मेल का आ जाता है, देखिए ये बॉय का और एक गर्ल का, तो बॉय में आ जाता है 14 से लेकर के 16 साल और फीमेल में आ जाता है 12 से 14 साल, तो इसको कहते हैं पीबर्टी। क्या कहते हैं लोग, पीबर्टी एज कहते हैं। अब इस उम्र में उसका धीरे धीरे ये ग्रोथ हार्मोन बंद हो जाएगा और चालू हो जाएगा क्या, सेक्स हार्मोन के रूप में बनना शुरू हो जाता है। सेक्स हार्मोन के रूप में बनता है जिसे हम लोग कहते हैं स्पर्म और ओवम, जो हमें आगे की ओर पढ़ेंगे। तो अभी ध्यान देते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब आ जाते हैं लाइफ स्पेन। क्या आ रहे हैं, लाइफ स्पेन के बारे में। तो हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना लाइफ स्पेन होता है, यानी कि लाइफ स्पेन को कितने स्टेज में बांट दिया गया है। तो हर ऑर्गेनिज्म में जैसे रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है, तो हर ऑर्गेनिज्म को एक सर्वाइव करने के लिए एक पीरियड होता है जिसके बीच में वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो पीरियड होता है उसे लाइफ स्पेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन। तो जीवन चक्र कहते हैं, लाइफ स्पेन किसे कहते हैं, तो लाइफ स्पेन क्या होता है, एक दिन से लेकर के 1 डे से लेकर के नेचुरल डेथ तक। कहां तक, नेचुरल डेथ,
याद रखेंगे। ये नहीं कि एक्सीडेंटल डेथ हो गया, जैसे कोई गया एक्सीडेंट कर गया है, कोई हार्ट अटैक कर गया, कोई टेंशन ले लिया, फांसी कर गया, पानी में डूब करके मर गया, वो सब डेथ नहीं कहलाता है। डेथ हो गया कौन, जो नेचुरल होता है, अपनी जिंदगी की पूरी लाइफ साइकिल को जीता है। अब किसी को प्यार हुआ, प्यार में धोखा, फांसी लगा के मर गया, चाहे कुछ और भी पॉइंट्स है, तो देखिए वो सब एक जनरल है जो बीच से स्केप करने का, लाइफ से स्केप करने का एक मेथड है। लेकिन ये सब जो होता है एक फालतू की वजह है। देखिए जिंदगी जो मिला है वो स्ट्रगल करने के लिए मिला है, तो संघर्ष करते रहिए, अपनी जिंदगी को एक एंजॉयफुल जिए। इसीलिए बोला जाता है कि अभी देखिए जिस टाइम में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आल्सो यू कैन ट्राई टू बिल्ड और देयर कंडीशन, अपनी कंडीशन के अनुसार आप मोल्ड करें, इसका ढांचा उस ढले। अगर आप नहीं ढल पाते हैं तो आप धीरे धीरे मॉडर्न जो लिटरेसी है उसके अनुसार छटते जाएंगे, धीरे धीरे सोसाइटी से तो अपने आप ही फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। अब गार्जियन भेजा पढ़ने के लिए, अब 15 से 25 साल के बीच में जो पढ़ाई का जो पीरियड होता है उस पीरियड को वो वेस्ट कर लेगा, बेकार कर लेगा, तो बाकी का लाइफ उसको डिफिकल्ट होता है। या तो फिर उसका क्या हो जाता है कि बीच का जो लाइफ होता है इसी के बीच में वो मिसगाइड हो गया। देखिए भटकने के अनेक रास्ते हैं, संभलने का एक ही रास्ता है मंजिल तक पहुंचने का, और वो रास्ता है जिसमें आप माइंड कंसंट्रेट कर लिए कि अब हमें इस रास्ते को पाना है, इस जगह पर पहुंचना है, तो ऑटोमेटिक सक्सेस मिलेगा। और अगर आप चाहेंगे कि चारों तरफ से कि सक्सेस हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, और इसमें आपको निराशा ही हाथ लगेगा, और निराशा के साथ साथ वो कभी कभी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन होता है जिसमें वो अपने आप को लाइफ को खो देता है, समझ में। तो ये सब एक गलत तरीका है खोने का। अपने आप को एक संघर्ष कीजिए, जिए, आगे देखिए, समझे, और आगे बढ़ते जाए। देखिए लाइफ स्पेन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 1 डे से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है उसे हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं। तो लाइफ स्पेन हर ऑर्गेनिज्म में होता है जो डिफरेंट टाइप होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे ह्यूमन का अगर एग्जांपल लेते हैं तो 70 to 80 ईयर्स दैट्स एनफ फॉर लाइफ, वो जिंदगी के लिए काफी है। 70 से 80 साल तक जो होता है ह्यूमन का लाइफ है, जो सर्वे में लगभग 90% सक्सेसफुल होता है। 10% जो होता है वो ओवर भी पार कर सकता है, तो यहाँ 20% पहले भी चला जाता है। तो एक रेशियो को देखा जाता है इसमें, तो रेशियो के अंदर आ जाता है। आपको कहेगा कि सर मेरे दादाजी मेरे नाना जी 120 साल रहे, तो रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं। ये कोई इंजीनियर अगर एक बल्ब का भी निर्माण करता है ना, तो कहता है कि 2 साल की वारंटी दे रहे हैं, तो कभी 2.5 साल भी चल जाएगा, 3 साल चल जाएगा, लेकिन खत्म हो जाएगा, कभी 6 महीना में भी होता है। तो इस तरह से एक नेचुरल वे है कि सबका अपना अपना लाइफ स्पेन बटा हुआ है, हर जीव का लाइफ स्पेन बटा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो लाइफ स्पेन को 4 स्टेज में डिवाइड करेंगे हम लोग। देखिए द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। देखिए द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पेन, अपने लाइफ स्पेन में जो रिप्रेजेंट करता है इक्वल, इसे हम लोग कहते हैं लाइफ स्पेन। एवरी, जिसे हम लोग वहां से जोड़ सकते हैं, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ स्पेसिफिक एवरेज लाइफ स्पेन, सभी ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक एवरेज लाइफ स्पेन। इट मींस, इसका मतलब होता है एवरी ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड लिव्स फॉर ए पार्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम। और सारे ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब है कि सारे ऑर्गेनिज्म क्या करता है, लिव्स, ग्रो करता है और लिव ए पार्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम रहता है। लाइफ स्पेन जो होता है, लाइफ स्पेन में रेंज फ्रॉम 1 डे टू 4000 ईयर। कुछ ऐसे जीव है जो एक दिन ही जन्म लेता है, एक दिन में ही 24 घंटा में ही अपना लाइफ साइकिल पूरा कर देता है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो 4000 ईयर्स रहता है। जैसे अभी हम लोग जो होता है 80 साल में जो पूरा करते हैं 1 डे में पूरा कर लेता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो 4000 ईयर में पूरा करता है, जो हम लोग 80 साल में पूरा करते हैं। इस तरह से इसके 4 स्टेज बांट दिया। लाइफ स्पेन डिपेंड अपॉन 4 स्टेज। कितने स्टेज में बांट दिया, 4 स्टेज में बांट दिया। देखिए नंबर 1 में कहते हैं ज्यूबिलिटी फेज, दूसरा मैच्योरिटी फेज, तीसरा एजिंग फेज और चौथा में डेथ फेज आता है। ज्यूबिलिटी फेज किसे कहते हैं, ज्यूबिलिटी फेज होता है जिसे हम लोग कहते हैं बचपन, जवानी, मिडिल एज और डेथ। तो ये बचपन, जैसे ही उसका बचपन खत्म होकर के अभी प्यूबर्टी एज में स्टार्ट होने लगता है, यानी मैच्योरिटी में आने लगेगा, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, ज्यूबिलिटी फेज नंबर 1 में पढ़ते हैं कि इन कहते हैं दिस रिप्रेजेंट द स्टेज, ये स्टेज जो होता है दिस रिप्रेजेंट द स्टेज वेयर ऑर्गेनिज्म डेवलप द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। जब एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप करने लगता है, डेवलप करता है कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस की कैपेसिटी आने लगता है, तो इज कॉल्ड ज्यूबिलिटी फेज। उसे क्या कह देते हैं, ज्यूबिलिटी फेज कह देते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं मैच्योरिटी फेज। मैच्योरिटी फेज किसे कहते हैं, इन दिस स्टेज, इस स्टेज में वेन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर रिप्रोडक्शन, जब एक ऑर्गेनिज्म स्टार्ट कर देता है अपने रिप्रोडक्शन को, अपने बच्चे को जन्म देना शुरू कर देता है, इज कॉल्ड मैच्योरिटी फेज या मैच्योरिटी स्टेज कहते हैं हम लोग।
तो मैच्योरिटी स्टेज को हम लोग प्यूबर्टी स्टेज के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसा नहीं है, हर ऑर्गेनिज्म में एक नेचुरल लाइफ प्रोसेस है और नेचुरल वे ऑफ रिप्रोडक्शन। नेचुरल वे ऑफ रिप्रोडक्शन क्या आता है, जिसमें प्राकृतिक विधि से वो रिप्रोडक्शन होता है। बट इन ह्यूमन बींग्स में जो होता है रिप्रोडक्शन जो होता है, उसका रिप्रोडक्शन का एज जैसे मेल में 14 से 16 साल में आ जाता है, फीमेल में 12 से 14 साल। इसके बावजूद भी वो चाहता है कि हमारे रिप्रोडक्टिव स्टेज को कंट्रोल करें, और कंट्रोल करने के बाद वो चाहता है कि लाइफ में स्टेंड करें, पहले अच्छे से पढ़ाई कर ले, फिर अच्छे खासे सोर्स ऑफ इनकम बना ले, उसके बाद शादी ब्याह करेंगे और घर परिवार चलाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में अगर वो व्यक्ति 30 साल 35 साल 28 साल या 25 साल में शादी करता है और उसके बाद बच्चे को जन्म देता है, तो इसका मतलब नहीं कि 25 साल से उसका रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट हुआ, उसका स्टार्ट हो गया है 15-16 साल में ही। लेकिन उसने अपने आप को एक कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग कैपेसिटी भी होता है। हमारे बॉडी को एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से चला रहा है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं हम लोग। और मास्टर ग्लैंड ही हमें टाइम टू टाइम इंडिकेट्स करते रहता है रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के बारे में, जो डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी में। अभी फिलहाल यहाँ देखिए, पहला फर्स्ट में अभी इंट्रोडक्शंस है, जो धीरे धीरे करके इसका लेवल में जैसे जैसे हम लोग डीप जाएंगे वैसे वैसे बायोलॉजी पढ़ने में और भी मजा आएगा, और पास और फेल का तो ध्यान से ही खत्म कर देना। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट 365 दिन पढ़ता है और अगर 3 घंटा की एग्जाम को लीक करके भी अगर वो फेल कर जाएगा, जो एकदम एक जेन्युइन जो होता है, जितना लाना चाहिए परसेंटेज, क्वेश्चन कहाँ जाएगा, बाहर तो जाएगा सिलेबस से नहीं। अगर सिलेबस को शॉर्ट करके पढ़ता है, अगर शॉर्ट हो गया, जैसे तैसे हो गया, ऑफर हो गया, डिस्काउंट हो गया, जैसे तैसे शॉर्ट करके, कि अगर किसी का पास द एग्जामिनेशन बाय हॉक, दिस इज नॉट अ परफेक्टेबल स्टडी, बट इफ यू हैव अ लर्निंग प्रोसेस दैट इज इंसर्ट इन योर लाइफ टू सक्सेस। अगर आप लर्निंग प्रोसेस रखे हैं तो जिंदगी में सक्सेस कीजिएगा, हर एग्जाम अपने आप को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप जो है एग्जाम के ख्याल देख रहे हैं कि कौन क्वेश्चन बैंक आएगा, कौन सर हमें शॉर्ट में पढ़ाएंगे, कितनी जल्दी कंप्लीट होगा, तो भटक जाता है रास्ता। इसीलिए कहा जाता है कि सफलता के लिए मंजिल पर ध्यान नहीं, सफलता के लिए राहों पर ध्यान लगा दीजिए, कि आप डेली मेहनत कीजिए। 1 घंटा अगर आप मेरी वीडियो को देखिएगा प्रत्येक चैप्टर से, प्रत्येक दिन अगर 1 घंटा अगर हम क्लास में रेगुलर ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, और अगर स्टूडेंट रेगुलर पढ़ता है, और अगर ऐसी स्थिति आता है उसके पास कि पहले क्रीज पर तो टिकिए, रन ऑटोमेटिक बनेगा, और ऐसी स्थिति आता है कि फेल हो जाएगा, इसका मतलब स्टूडेंट में डिफॉल्ट नहीं था, वो टीचर में डिफॉल्ट था, कि जिस कारण से वो फेल हो गया। और मेरे क्लास में बैठते हुए भी टीचर ने नेग्लेक्ट कर दिया और एक प्रोफेशनल को लेकर के चला। अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी रहेगा ना, गरीब से गरीब स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर एकदम कॉमन रहेगा जिसको, तो भी वो रेगुलर प्रैक्टिस करते करते सक्सेस कर देगा। आज एक गारंटी हम देते हैं अपने सक्सेस के लिए, कि आज तक मेरे यहाँ से जो भी अगर नजर से बच गया, एब्सेंट हो गया, वो टेस्ट में नहीं आ रहा है, तो भी उस पर है। क्यों नहीं आ रहा है भाई, एक टेस्ट एब्सेंट है, दूसरा टेस्ट एब्सेंट है, एक दिन क्लास है, दूसरा, अगर वो पेमेंट दिया, अगर पेमेंट दे करके पढ़ाई कर रहा है, तो ऑटोमेटिक डिसिप्लिन भी फ्लो करेगा और सक्सेस करेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो बेझिझक पूछ सकता है कि सर आई हैव अ प्रॉब्लम हियर देयर बिफोर आफ्टर एनीवेयर आल्सो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। इफ आई एम अनेबल टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक दैट मींस आल्सो आई कैन लर्न आफ्टर एक्सप्लेनिंग। अगर हम नहीं जान रहे कोई टॉपिक तो फिर से पढ़ेंगे, पढ़ के आएंगे और फिर पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है। जब हम इस लाइन में आए टीचिंग में, तो मेरा एक ही मुख्य उद्देश्य हो गया कि लर्निंग विद अर्निंग, कि पहले हमारा काम है सीखना, फिर अर्निंग करना। तो अगर हम सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसे टॉपिक अगर हम स्टूडेंट को 99% सिखाते हैं, तो 1% स्टूडेंट भी हमें सिखा देगा कि सर इस टॉपिक में यहाँ नहीं समझ में आया, कमेंट करेगा। तो ऑनलाइन में भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग कि सर अगर टॉपिक में कहीं प्रॉब्लम होता है तो। देखिए मैच्योरिटी फेज, दूसरा आ जाते हैं हम लोग किसमें, मैच्योरिटी। इन दिस स्टेज व्हेन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड मैच्योरिटी फेज। इसे क्या कहते हैं, मैच्योरिटी फेज कहते हैं। एजिंग फेज किसे कहते हैं, एजिंग एंड सेंसेशन फेज क्या है, कहते हैं व्हेन कैपेसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिगिंस टू डिक्रीज। अगर एक ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी, बॉडी की कैपेसिटी बिगिंस टू डिक्रीज, घटने लगता है, इज कॉल्ड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एजिंग। कहते हैं टर्मिनल आई रिवर्सिबल स्टेज। ये स्टेज जो होता है टर्मिनल आई रिवर्सिबल है, दोबारा तो वापस आएगा नहीं, हर स्टेज में यहाँ लगा सकते हैं, इज नोन एज सेंसेशन फेज। इसीलिए एजिंग फेज को सेंसेशन फेज भी कहा जाता है। एजिंग फेज को क्या कहते हैं, सेंसेशन फेज के नाम से भी जानते हैं। और डेथ फेज किसे कहते हैं, ये सब स्टेज होता है जब हमारे शरीर की क्षमता, देखिए एग्जाम में अभी कुछ सेंटेंस ऐसा स्टूडेंट को लगता है कि कई सेंटेंस में उलझ गया है, समझने में डिफिकल्ट है, तो देखिए एग्जाम में लिखा रहता है कैंडिडेट एज पर आई सॉल्व देयर क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। विद्यार्थी यथासंभव प्रश्नों का जवाब अपने ही शब्दों में दे। अगर आप
से भी भाषा में अपने बना करके लिख सकते हो, लेकिन मेन पॉइंट को केवल पकड़ना है, समझ में। आगे आ जाते हैं क्या, डेथ फेस। डेथ फेस में क्या कहता है, डेथ इज ए परमानेंट केसेशन या स्टॉप ऑफ ऑल वाइटल एक्टिविटी, यानी डेथ जो होता है एक परमानेंट है, हर किसी ऑर्गेनिज्म में आना ही आना है। इसीलिए कहा जाता है कि इमॉर्टल है बाय रिप्रोडक्शन और मोर्टल, वी आर मोर्टल लाइक वी आर गॉड गिफ्टेड सर्टेन टू लाइफ अटेड। हम लोग एक भगवान के उपहार निश्चित है कि वो मर जाएगा, समझ में। चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन कोई भी हो, कितने भी धर्म के लेकर के धार्मिक ग्रंथ लेकर के कितनों पढ़ रहा है, कोई भी सन्यासी आज तक इतिहास उलट करके देखिए कि जितने भी महापुरुष कहते हैं कोई भी व्यक्ति ने जन्म लिया, मेनी जीनियस हैव बोर्न ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर अनेकों जीनियस ने जन्म लिया बट हैव टू डेथ, लेकिन उसे मरना भी पड़ता है। तो जब वो मर रहा है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के आधार पर, तो लोग भगवान की खोज कर रहे हैं कि इसका ये बड़ा है वो छोटा है, ये सब ये केवल एक पॉलिटिकल इशू है। और एक पॉलिटिकल इशू के अंदर आता है जो कितने लोग आते जाते हैं जा रहे हैं, पॉलिटिकल इशू, बस अपना अपना रोटी सेक कर रहा है और सेक रहा है। जो व्यक्ति कहता है पॉलिटिकल में होता है, आज हमारे देश में पॉलिटिकल इशू को जो बनाता है लोग 70% या 80%, लेकिन आज भी 30% ऐसे लोग होता है जो बिजनेसमैन है या तो हाई प्रोफेशनल लोग होता है, उसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, पॉलिटिक्स पर वो किसी भी प्रकार का बहस नहीं करता। वो जानता है कि इसमें टाइम वेस्ट करता है कौन, इसमें 3 चीज का लालच देता है, शिक्षा एक देगा, शिक्षा बेरोजगारी, शिक्षा पर देगा, बेरोजगारी पर देता है, और एक देता है कि हमें एक प्रोस्पेरिटी लाइफ के रूप में बना देना है कि शिक्षा, बेरोजगारी और एक भोजन के रूप में देते रहता है हमेशा लालच, कि कभी मुर्गा का कभी पैसा का, ये सब का लालच देता है। तो जितने भी लगभग पॉलिटिकल व्यक्ति जो रहता है वो सब देखिए शिक्षा का फोकस तो करता है कि हम एक शिक्षा के लिए बेहतर कर देंगे, लेकिन खुद को बेहतर तो होता ही नहीं, समझे। दूसरी बात है कि बेरोजगारी, अगर एक नेता हाथ जोड़ करके अगर वोट मांगने के लिए आता है तो समझो खुद बेरोजगार है, तो बेरोजगार है और उसको खुद बेरोजगारों में से बेरोजगारी को दूर करने की बात करता है। इसलिए अपना मेहनत कीजिए और एजुकेशन को अगर यूनिवर्सल बना सकता है तो एक टीचर ही बना सकता है। और अगर पॉलिटिकल अगर करता है तो सब जानता है कि 3 चीज में सब चोर चोर मसेरा भाई के रूप में सब मिला हुआ है, अगर आप पकड़ते हैं तो उसमें बहुत ऐसे सिस्टम है जो एजुकेशन पर, अभी हम लोग एजुकेशन से और पॉलिटिक्स पे हम लोग बात नहीं छेड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स इशू करने का मतलब होता है कि एजुकेशन से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाना और लोगों में एक इंडिकेट कर देता है, जैसे कहते हैं नजर चढ़ जाना, कि पॉलिटिकल इशू में नजर चढ़ जाना है, और उसके बाद कह देता है कि हमारे जैसे कहते हैं कि अच्छा को भी लोग घेरना शुरू कर देगा। इसलिए अभी हम लोग देखते हैं एजुकेशन से हम जिस सेक्टर में, उसी सेक्टर से हमारी देशभक्ति भी होगी, उसी सेक्टर से हमारा क्या है एक कंप्लीट सेटिस्फेक्शन भी होगा, प्रॉस्पेरिटी भी होगा, जो लोगों को एक सक्षम बना देगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, डेथ तो समझ गए, परमानेंट जो होता है केसेशन या स्टॉप करता है, केसेशन वर्ड है जिसे स्टॉप करता है और वाइटल एक्टिविटी। वाइटल एक्टिविटी के अंदर क्या आता है, जैसे हमारे और वाइटल एक्टिविटी के अंदर और डेलीगेट्स ऑर्गन्स आते हैं, नाजुक अंग आ जाता है जो हमारी इच्छाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक जो काम करते रहता है, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्क्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, जर्मिनेटरी सिस्टम, ये का केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो होता है वो वाइटल एक्टिविटी है जिससे हमारी इच्छाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ना रुकने वाला है ना कंट्रोल होने वाला है। तो ऐसी कंडीशन, हाँ, हमें डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है और उसके आधार पर हम लोग कंट्रोल करते हैं, तो उसे हम लोग वाइटल एक्टिविटी कहते हैं। और वाइटल एक्टिविटी अगर बंद कर दे तो व्यक्ति क्या कहा जाता है डेथ। जैसे देखता है ना कि अगर कोई व्यक्ति कतन भी मर गया, हार्ट अटैक किया, छू के देखो कहाँ धड़क रहा है, किसको देख रहा है, धड़कन, मतलब वाइटल एक्टिविटी, श्वास को देख रहा है, मतलब वाइटल एक्टिविटी के अंदर आता है। अब चलिए अब हम लोग इसके लाइफ स्टेज तो पढ़ लिए 4, अगर किसी को प्रॉब्लम होगा कमेंट करेंगे। अब एग्जांपल में कुछ टॉपिक का एग्जांपल हम लोग दिए हुए हैं, अब इसमें देखेंगे एग्जांपल के तौर पर। तो एग्जांपल में क्या कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल में दिए हैं क्या, लाइफ स्पेन ऑफ मे फ्लाई। जो मे फ्लाई जो होता है, देखिए मे फ्लाई इज ओनली 1 डे, कितना दिन होता है, 1 दिन होता है। हाउस फ्लाई जो होता है 1 to 4 मंथ हो जाता है। लायन जो होता है अबाउट 25 ईयर होता है। इंसेक्ट हो जाता है फ्यू मंथ हो जाता है। एलिफेंट 90 ईयर, बनियान ट्री 200 ईयर्स, और क्या होता है 70 to 80 ईयर्स, और ह्यूमन जो होता है 70 to 80 ईयर। बाकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन में अपना आप लोग देखिए। और अगर एक आता है 4000 ईयर्स के रूप में आ जाता है, 4000 ईयर, तो ये आ जाता है क्या, बेगोनिया, ये सॉरी इसमें आ जाता है सिकोया। सिकोया एक पेड़ है,
इसमें आ जाता है एक सिकोया, एक पेड़ के रूप में आ जाता है। और देखिए सिकोया, ये सिकोया एक पेड़ है जिसमें 4000 ईयर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? 4000 ईयर्स। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आ जाते हैं किसका? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हैज टू टाइप्स। जैसे हम लोग बताए थे कि अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म जो होता है दो प्रकार का होता है, इसके आधार पर, रिप्रोडक्शन के आधार पर। एक आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक थोड़ा सा डिटेल्स में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद ये सेक्सुअल। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं एम्फीमिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीमिक्सिस। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होता है एक मेल और एक फीमेल। एक मेल होता है और एक फीमेल के रूप में होता है। तो मेल और फीमेल होता है। तो मेल में जो होता है कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसे टेस्टी कहते हैं। और फीमेल का जो होता है उसे ओवरी कहते हैं। इसे कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो किससे बना होता है? जर्म सेल से होता है। क्या होता है? जर्म सेल। अब इसे जो होता है, जिसे हम लोग एक और नाम से इसे जानते हैं, क्या कहते हैं? गोनाड। गोनाड्स कहेंगे, या तो फिर गेमेटोगोनिया कह देते हैं। क्या कहते हैं? गेमेटोगोनिया। ये गेमेटोगोनिया के रूप में जानते हैं। इसमें जो बनता है स्पर्म, क्या बनता है? स्पर्म। और इसमें जो बनता है फीमेल में ओवम। इसकी स्टेज के बारे में बताएं, इसके बारे में। ये दोनों का जो होता है इसे हम लोग कहते हैं गेमिट। क्या कहते हैं? गेमिट। जैसे मेल गेमिट तो क्या हो गया? स्पर्म। फीमेल गेमिट मींस ओवम। और ये दोनों जब फ्यूज होता है, दोनों एक साथ मिलते हैं, इसे कहते हैं इंटरकोर्स। इंटरकोर्स। यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल एटेंड ऑफ सेक्स इज कॉल्ड इंटरकोर्स या लाइक ऑफ पॉपुलेशन। इसे क्या कहते हैं हम लोग? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन के माध्यम से मेल का स्पर्म ट्रांसफर होकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाता है और यहाँ से क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हम लोग फ्यूजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूजन। और फ्यूजन के बाद जायगोट तैयार होगा और फिर बच्चे तैयार होता है। यही स्टेज जो होता है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज आता है, जो फ्लावर में भी होता है। एंजियोस्पर्म प्लांट्स में होता है। एंजियोस्पर्म जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में समझते हैं। यहाँ तक आप लोग को बताएं। अब देखिए इसीलिए इसे एम्फीमिक्सिस कहते हैं, क्योंकि इसमें मिक्स होता है दो प्रकार का गेमेट। देखिए कह रहा है कि इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू सेक्स गेमेट। इसमें दो सेक्स गेमेट फ्यूज करता है टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल, और एक नया इंडिविजुअल के रूप में तैयार हो जाता है। इट इन्वॉल्व्स मियोसिस व्हिच ऑकर एट द टाइम ऑफ स्पोरोजेनेसिस। जो इस शामिल होता है, देखिए कहते हैं इट इन्वॉल्व्स मियोसिस। मियोसिस होता है व्हिच ऑकर, ये मियोसिस हो जाता है किसमें? एनिमल्स में। अगर व्हिच ऑकर एट द टाइम ऑफ स्पोरोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट। जबकि फ्लावरिंग प्लांट में अगर हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहां आएगा स्पोरोजेनेसिस और यहाँ आएगा गेमेटोजेनेसिस। कहते हैं द इंडिविजुअल फॉर्म एज ए रिजल्ट। और इससे जो इंडिविजुअल तैयार होगा यानी बच्चे, वो कहते हैं टर्म एज ए मियोसिस एंड गेमेटोजेनेसिस से फ्यूजन एक्सहाबिट करता है जेनेटिक वेरिएशन। और इसमें क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन होता है। कहता है आई डिफरेंट फ्रॉम आइदर ऑफ टू पेरेंट्स। और दोनों पेरेंट्स से बच्चे क्या होता है? अलग होते हैं। माँ की तरह से भी अलग और बाप से भी अलग, दोनों मिल करके एक नया इवोल्यूशन होता है, नव निर्माण करता है। समझ में? तो यहाँ देखते हैं ये सब पॉसिबल किसमें है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब आ जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहते हैं हम लोग? एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के रूप में जानते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कह देते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में जानते हैं कि क्या होता है। इसमें कहा है कि इट इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, या वह प्रकार का रिप्रोडक्शन है इन विच देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गेमेट। यहाँ ना तो फॉर्मेशन हो रहा है ना तो फ्यूजन हो रहा है गेमेट का। एंड ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल सिमिलर या एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। यहाँ पेरेंट्स है, पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स। सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल इज कॉल्ड क्लोन। और इसके बच्चे को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ये जो होता है क्लोन, वो एकदम आइडेंटिकल सिमिलर, एकदम जेरेक्स कॉपी, सिमिलर कॉपी ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स के जरा जैसा ही होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ना वेरिएशन होता है, ना तो जेनेटिकली और ना मॉर्फोलॉजिकली। डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म जो तैयार होता है फ्रॉम नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिस नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट से होता है, लाइक जैसे बर्ड फ्रेगमेंटेशन, इटीसी इज कॉल्ड ब्लास्टोजेनेसिस। और उस क्रिया को कहते हैं ब्लास्टोजेनेसिस, जो फ्रेगमेंट होता है, यानी एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के कोई भी पार्ट से डेवलप कर जाता है बच्चे। समझ में?
व्हाइल द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी इज इक्वल ब्लास्टोज, जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो पेरेंट्स का बॉडी होता है उसे ब्लास्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोज कहा जाता है। और वो सोमेटिक वेरिएशन होता है, यानी कि सोमेटिक रिप्रोडक्शन होता है। सोमेटिक रिप्रोडक्शन मतलब बॉडी के कोई भी पार्ट टूट जाने से वो रिप्रोडक्शन हो ही जाएगा, जबकि ऐसा सेक्सुअल में पॉसिबल नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग जानते हैं। कहते हैं इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पैरेंट इज इन्वॉल्व, इसमें केवल एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। सो इट इज कॉल्ड यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, इसीलिए इसे यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इसमें शामिल नहीं होता है कौन? फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है। तीसरा कह रहा है कि इट इन्वॉल्व्स करता है ओनली माइटोटिक डिवीजन, इसमें केवल माइटोटिक डिवीजन होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक और मियोसिस दोनों डिवीजन होता है। यहाँ देखते हैं इन इट न्यू ऑर्गेनिज्म, इनमें जो है नया ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सोमेटिक पार्ट ऑफ द पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, पेरेंटल ऑर्गेनिज्म के सोमेटिक पार्ट से, मतलब इसमें जर्मिनल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, जर्मिनल सेल ही नहीं होता है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन, इसीलिए इसे सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम क्या है? सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट आता है 5 नंबर पॉइंट में कि न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट, सो एंड आल्सो टू ईच अदर, एक दूसरे से एंड माइटोटिक डिवीजन, क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है प्रोड्यूस नो वेरिएशन, सो इट प्ले नो रोल इन इवोल्यूशन, इसीलिए इसका कोई रोल नहीं होता है इवोल्यूशन, नए निर्माण में कोई रोल नहीं होता है। छठा में देखिए इट इन्वॉल्व्स करता है रैपिड रिप्रोडक्शन, इसमें बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन होता है, रैपिड मींस तेजी से रिप्रोडक्शन। इट इज अ मोर प्राइमेटिव देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपेक्षा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोर प्राइमेटिव है, यानी पहले ही इसका ही एग्जिस्टेंस रहा है सभी का। 7 में कह रहा है कि यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन में भी हो सकता है होल पेरेंट बॉडी, बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है, या बर्ड हो सकता है, या फ्रेगमेंट होता है, या ये सिंगल सोमेटिक सेल भी हो सकता है। अगला देखते हैं इट इज फाउंड इन लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है लाइक एक अदर प्रोटिस्टेन, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामेसियम, स्पॉन्जेस, साइफर, जिसमें आ जाता है कि साइफा ईटीसी आ जाता है। देयर आर 6 टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को टोटल 6 कैटेगरी में बांटा गया। यहाँ देखिए फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, देखिए इसमें आ जाता है 1 नंबर में फ्यूजन, दूसरा फ्रेगमेंटेशन, तीसरा में बडिंग, तीसरा में चौथा में रीजनरेशन, पांचवा में स्पोर फॉर्मेशन और छठा में वेजिटेटिव प्रोपागेशन। रिप्रोडक्शन को हम लोग एक प्रोपागेशन के वर्ड से भी नाम से जाना जाता है, यानी कि साइनोनिम्स वर्ड है। प्रोपागेशन इज लाइक अ सिमिलर टू प्रोपागेशन, तो प्रोपागेशन के बारे में भी एक्सप्लेन। अब 6 कैटेगरी जो होता है वो किस तरह से डिवीजन होता है और एक होल पेरेंटल बॉडी की तरह ही डेवलप कर जाता है, तो उसे हम लोग 6 कैटेगरी को डिटेल्स कर करके पढ़ लेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट जो था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम